इकट्ठा किया और उन्हें ना सिर्फ सुनने का बल्कि बोलने का भी मौका फराहम किया। हम शुक्रगुजार हैं चेयरमैन अकेडमी अख्तियार के, जिनका विजन हमेशा से ये रहा है कि अदब के जो नामवररोजगार शख्सियात हैं उनके फन पर ज़्यादा से ज़्यादा बात करने का मौका दिया जाए। बहुत शुक्रिया सर। अहमद फराज के हवाले से मैं सिर्फ एक गुफ्तगू का पहलू रखूँगी, वो सिर्फ ये है कि हम जब किसी शायर की कोई गज़ल, कोई नज़्म या उनका रोमानवी पहलू, उनकी शोहरत इस तरह से बन जाती है कि उनके कलाम में हम सिर्फ उनका वो रुख तयन करते रहते हैं कि उनके यहाँ सिर्फ रोमानियत का एक लहजा मौजूद है। मैं अपने मौक़िफ़ के लिए सिर्फ एक लफ्ज़ कहूँगी कि उनके यहाँ रोमानवियत इनकलाब की शक्ल में भी मौजूद है, क्योंकि इनकलाब खुद एक रोमानवी रवैया है जिसमें हम एक ऐसी तब्दीली चाहते हैं जिसमें एक आइडियल वर्ल्ड का तस्वुर मौजूद होता है, इंसान दोस्ती का तस्वुर मौजूद होता है, और हम दुनिया को एक ऐसी दुनिया देखना चाहते हैं जिसमें कोई दुखी ना हो, मसाइब ना हो, और एक आइडियल वर्ल्ड का एक तस्वुर उसके अंदर मौजूद होता है। तो अहमद फराज के कलाम में वो पहलू इतना जानदार है कि वो पहलू उनका रोमानवी शायरी पर बहुत गालिब है। लेकिन हमारे यहाँ जो कि एक तरह से उनकी शोहरत जिस तरह से रोमानियत के हवाले से हुई, फिर उनके कलाम को जिस तरह से गज़ल को इतने बड़े मिले, नूरजहाँ जैसे जो है वो सिंगर उनके यहाँ जो है वो उन्होंने कलाम वो गाया, तो उस कलाम की मकबूलियत की वजह से अहमद फराज साहब का जो ये काम है वो कहीं ना कहीं हमें थोड़ा सा दबता हुआ नज़र आता है। अगरचे अदबी हलकों में या ख़ास तौर पर तालीमी हलकों में तो ऐसा नहीं, लेकिन एक अवामी हलकों में ये तासुर मौजूद है कि उनके यहाँ सिर्फ जाना, तस्वुर जाना का जो है वो गलबा है, और उनके यहाँ सिर्फ जाना का जो तस्वुर है वो वही इतना रोमांटिसाइज है, वही पोइटिक है, और वो उनकी ब्यूटी है। उनका इब्तदाई कलाम दर्द आशोक जो उनका मजमूआ कलाम है, उसमें उन्हें क्लासिकल शायरी का जदीद लहजे का शायर अगर कहा जाए तो बेजा ना होगा, क्योंकि वही शेरी इस्तारे, वही तरकीब जो क्लासिकल शायरी को एक उनकी खसूसियत रही है, अहमद फराज ने उसी के अंदर एक जिद्दत पैदा करते हुए मायने की नई कसरत जो है वो उससे मुतारिफ करवाया, और इस कलाम ने जिस तरह की शोहरत हासिल की वो हम सब इससे वाकिफ़ हैं। लेकिन बाद अज़ां जब हम इस तसलसल में अहमद फराज के सियासी सफ़र को और उनकी फ़िक्री सफ़र को जब देखते हैं, तो वहाँ पर हमें वो बहुत तन्हा होते हुए बेनाम गली कूचों में तन्हाई का शिकार शायर के तौर पर समझ में आते हैं, और वो एक ऐसी नज़्म तख्लीक करते हैं जिसका नाम मुहासरा है, जिसमें वो इस तरह से मुखातिब हैं एक ऐसी आवाम से और ऐसे मुल्क के बाशिंदों से जिन्हें उन्हें लगता है कि उन तक मेरी आवाज़, एक शायर, एक अदीब कर क्या सकता है, किसी सोसाइटी को तब्दील करने के लिए उसके पास क्या है, उसकी आवाज़ है, उसकी फ़िक्र है, उसका नज़रिया है। लेकिन एक स्टेज ऐसी आती है कि वहाँ पर अहमद फराज एक मायूसी का शिकार हमें नज़र आते हैं कि शायद वो आवाज़ जिनके लिए उठाई जा रही है, जिनके लिए वो लड़ रही हैं, जिनका वो आवाज़ जो है वो ऐवानों तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं, वो शायद कहीं पर अभी तक उसको सुनने की सलाहियत उनके अंदर मौजूद नहीं है। तो वहाँ पर वो आवाम के मसाइल को बड़ी उम्दगी के साथ बयान करते हुए ये कहते हैं, बे आवाज़ गली कूचों में गज़ल सरा है, बे आवाज़ गली कूचों में गज़ल सरा है, शहर सुखन का एक मुसाफिर तन्हा तन्हा। तो ये एक तख्लीक़कार का वो तन्हाई का तस्वुर है जहाँ तख्लीक़कार बसाओकात के समझता है कि मैं जो तब्दीली चाहता हूँ, जिस नज़रिए का फ़रोग़ चाहता हूँ, वो शायद उस तरह से फौरी तौर पर नज़र नहीं आ रहा होता। तो वहाँ वो एक ख़ास तरह की तन्हाई का कर्ब उसके अंदर उतरता है, ये तख्लीक़कार बेहतर भी जानते हैं। इसी तरह से अहमद फराज की शायरी के कुछ नमूने मैं आपके सामने रखना चाहूँगी, या अगर हम सिर्फ अहमद फराज साहब के जो शेरी उनके मजमूअ के नाम हैं उन पर भी अगर हम गौर करें तो हमें वहाँ पर वो सिर्फ एक हंसता मुस्कुराता हुआ चेहरा और एक जाना जाना का गीत गाता हुआ खूबसूरत शायर तो है ही, लेकिन सिर्फ वही नज़र नहीं आता, बल्कि हमें नज़र आता है कि वो इस फिज़ा के अंदर भी एक किसी अंदरूनी जैसे कर्ब जिसको कहते हैं, वो कर्ब तख्लीक़कार का एक तरह से वो उसकी खुशकिस्मती भी है क्योंकि वो उसी से मौज़ूआत लेता है, उसी तख्लीकी तन्हाई से, लेकिन दूसरी तरफ वो एक कर्बनाक सूरत हाल भी होती है। तो यहाँ पर अहमद फराज का दर्द आशोक, नायाब, शब खून, मेरे ख्वाब रेज़ा रेज़ा, बे आवाज़ गली कूचों में, नाबीना शहर में आईना, तो ये उन्वानात भी काबिल गौर हैं कि वहाँ पर अहमद फराज हमसे क्या कहना चाहते हैं। तो इसलिए उनका सियासी शऊर, उनका समाजी शऊर वो काबिल तकलीफ भी है और काबिल अमल भी।
احمد فراز کے حوالے سے میں یہ ضرور کہنا چاہوں گی کہ اس نے ہمیں ایک ایسی اساس فراہم کی ہے کہ تخلیق کار جب نظام کے ساتھ ہم آہنگ نہیں ہوتا، نظام کے اندر اپنے آپ کو شامل کر کے ضم نہیں کرتا اور اس کے خلاف مزاحمت کرتا ہے، تو ایک دن نظام مجبور ہو جاتا ہے اس تخلیق کار کی طرف آگے بڑھنے کے لیے۔ تو یہی ہوا کہ احمد فراز کی طرف، احمد فراز نے نظام کے ساتھ مفاہمت نہیں کی، بلکہ نظام نے ایک وقت آ کر اپنے گھٹنے ٹیکے اور احمد فراز کے لیے عہدے، دروازے، سرکاری ادارے تالیاں ہونی چاہیے